हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए यश चांडक और आज मैं आप लोगों के साथ आ गया हूं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे, दैट इज ऑन द डे ऑफ दिवाली। 12 बज गए, एग्जैक्ट 12 बज गए। 24 अक्टूबर का दिन है ये। एंड वी आर गोइंग टू कवर द केस स्टडी नंबर 29, 30, 31, 32 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बड़े अच्छे से दिवाली मनाओ अपने पढ़ाई के साथ। मैं यहाँ पे बोलने नहीं वाला हूँ दूसरी बात की, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि ये दिवाली मना लो, आगे की दिवाली बहुत शानदार होने ही वाली है। ऑफ कोर्स ये दिवाली भी बहुत शानदार होगी, सबके साथ दिवाली मना रहे हैं अपन, सबकी पढ़ाई के साथ सारे सब्जेक्ट के साथ दिवाली मनाएंगे तो बहुत अच्छी दिवाली होनी ही है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बोल भी दूंगा ना तो तुम लोग भी बोलोगे कि हाँ हाँ सर, हमको ऑलरेडी बहुत सारे लोग बोल दिए है कि ये दिवाली मना लो, आगे की दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, ये दिवाली बना लो पढ़ाई के साथ। तो सर, आप कोई नहीं भी बोलता ना, हम तो भी हम दिवाली घर के में ही बनाते, हमारा कोई मेन नहीं है जाना बाहर की दिवाली मनाए, हमको पढ़ाई करनी। बट मेन दिक्कत आती है सर कि जहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है, बाहर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, फटाके फुट रहे, ये हो रहा है, चल रहा है। तो उस समय क्या किया जाए, तो सबसे बेस्ट टाइम है ये मॉक देने का। आज के दिन, कल के दिन जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का चांसेस होते हैं, सो मॉक इज द टाइम सेवर फॉर यू। पहली बात, मॉक एग्जाम देना ही है तुमको एनीवे, 3 घंटा तो जाना ही है। तो ये जो 3 घंटा होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग चलता है तुम्हारा, क्योंकि यू थिंक, यू राइट, सबसे ज्यादा एंगेज होते हो। देर इज नो पॉइंट कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो। कोई कोई चांस नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो। सिट इन अ रूम, पर्टिकुलर अलोन रूम में बैठ जाओ और मॉक देने बैठ जाओ 3 घंटा। एंड देन ऑल्सो इवेल्युएट हाफ आवर, उसको इवेल्युएशन को भी दो। हाफ आवर उसको इवेल्युएट करो, व्हाट आंसर्स वर रॉन्ग, कौन से आंसर्स में तुमने प्रॉपर स्कोर किया, क्या वीकनेस रही तुम्हारी, क्या स्ट्रेंथ रही, एंड देन पर्टिकुलरली लास्ट रिवीजन फेज में वो तुमको हेल्प करेगा। सो ये एक छोटी सी एडवाइस है आज के लिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 29। एबी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 4 पार्टनर है, ABC and D। हेड ऑफिस सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, 2 ब्रांच ऑफिस है मुंबई एंड कोलकाता में। फर्म वाज फाउंडेड इन ईयर 1983। अब ये सब दिया है, यहाँ पे मेन बात आ जाती है, अपन सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलते हैं कि फर्म इंड एस फॉलो करती है, सबसे पहली बात तो फर्म इंड एस फॉलो करती है। और सबसे पहले क्वेश्चन के लिए बोलते हैं कि कंपनी ने 53% शेयर एक्वायर किए सब्सिडरी लिमिटेड के ऑन 1 मार्च 2021। हाउएवर इट सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 15 अक्टूबर 2021। मतलब कि इसका टेम्पररी पर्पस था, एक्विजिशन का टेम्पररी एक्विजिशन था, उसका पर्पस ही था कि उसको खरीदे और वैसी वैल्यू बढ़े उसको बेच दे। तो ये एग्जेम्पशन दिया है तुमको कि इसका कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, बट दैट एग्जेम्पशन इज गिवन अंडर एएस। एएस में एग्जामेशन है, इन डेस में कहीं एग्जामेशन नहीं है। तुमको पता होगा एएस में 2 एग्जामेशन है, अगर तुम्हारा टेम्पररी पर्पस के लिए एक्वायर करे तो वो सब्सिडी को तुमको सीएफएस बनाने के में इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलेगा, एग्जामेशन है। और दूसरा एग्जामेशन है कि वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिपेट्रिएशन ऑफ द फंड्स बैक फ्रॉम द सब्सिडरी लिमिटेड। तो उन दोनों केस में एएस में एग्जामेशन है। इन डेस में क्या एग्जामेशन है, इन डेस में इन्वेस्टमेंट कंपनी पे ही एग्जामेशन है। अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई जो अल्टीमेट कंपनी, वो ऑलरेडी सारी तुम्हारी जो कंपनी की सब्सिडरीज है उनको सबको कंसोलिडेट कर रही है, तो तुमको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो, अनलेस तुम्हारी जो पेरेंट कंपनी है वो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। तो ये जो एग्जामेशन है वो इंडियस को है, लेकिन ये वाला एग्जामेशन एएस के केस में यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड देयरफॉर क्वेश्चन 1 अगर मेरे को पूछता है कि क्या प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस इज रिक्वायर्ड, तो आई विल से yes, it is required under ind AS 110 because that exemption is given under AS and not ind AS। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। मेजर फायर ऑकर हुई थी 3 अप्रैल 2021 को, विद डिस्ट्रॉय स्टॉक्स वर्थ ₹40 लाख, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 35% ऑफ द टोटल स्टॉक इन हैंड। मतलब 40 लाख के स्टॉक माल खराब हो गया है, 35% जो कि हमारे टोटल इन्वेंट्री का था वो पूरा पूरा जल के खाक हो गया है। और मैं बता दूं, तुमको भी पता होगा कि जब फायर होती, फायर दैट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। ये इवेंट होता है जो फायर होता है, दैट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, दैट इज सिंपली नॉन एडजस्टिंग इवेंट इफ इट इज ऑकरिंग आफ्टर द ईयर एंड। आफ्टर ईयर एंड हो रहा है तो ये आफ्टर ईयर एंड हो रहा है, दिस इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। बट सिंस ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, and those events which are non-adjusting but are significant to be known aware about the for the purpose of the users of financial statement, then those events shall be disclosed in the particular notes to account। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। रिगार्डिंग लॉस बाय फायर क्या करना चाहिए हमको इंड एस 10 के हिसाब से, तो डिस्क्लोज करना चाहिए, डू नॉट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। राइट ऑफ द स्टॉक, राइट ऑफ नहीं करना है अपन को, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करनी, मेक अ प्रोविजन कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, नाइदर एडजस्ट नॉर डिस्क्लोज, नाइदर एडजस्ट नॉर डिस्क्लोज ये भी गलत बोल रहा है, हमको डिस्क्लोजर देनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट विच हैज ऑकर्ड आफ्टर द ईयर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फटाक से। Mr. Z was offered 0.5% of total profit of ABN company for performing very well in the audit of PQR Limited by Mr. D as a token of appreciation। तो जो Z है उसको ऑफर किया गया 0.5%। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है यहाँ पे जेड है कौन। जेड कौन है यहाँ पे मैं बता दूं, जेड कौन है। जेड एक आर्टिकल असिस्टेंट है जो कि इस ऑडिट को साथ दे रहा है, ऑडिट करने में लिस्टेड कंपनी की जो ऑडिट है उसको साथ दे रहा है।
किसको? पार्टनर को। तो इसलिए आर्टिकल को हमने 0.5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट दिया, टोटल प्रॉफिट का 0.5% दिया, पे किया। तो तुमको समझ में आ रहा होगा, जहां परसेंटेज बेसिस में तुम पे कर रहे हो, पेमेंट करना किसी और को, वहां पे जीपीएम होगा वो, विच इज जीपीएम अंडर क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 नहीं होगा, यही होगा, क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल 29.3 का भी। नेक्स्ट आ जाओ केस स्टडी नंबर 30 में, जहां पे सबसे पहले अपन क्वेश्चन वाइज जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट बोला ऑब्जर्वेशन देखो और क्वेश्चन को आंसर करो, ऑब्जर्वेशन देखो क्वेश्चन को आंसर करो। तो सबसे पहले बोल रहा है ऑब्जर्वेशन 1 में, व्हाट शुड बी द ऑडिटर डू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन 1 में दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने पेमेंट किया है फॉर 3 इनवॉइसेस, 17,500, 18,750 और 11,250 का, टू मिसेस रेंट व्हीकल्स लिमिटेड फॉर सर्विस ऑफ हायरिंग व्हीकल के लिए। 1 एंड 2 को जो है वो हायरिंग के लिए, और 1 एंड 2 हायरिंग के लिए। तो तुमको पता होगा कि उनके केस में अगर तुम किसी ऐसे बंदे को दे रहे हो जो विच इज एंगेज इन प्लाइंग और हायरिंग ऑफ गुड्स व्हीकल, तो ये सब केस में तुम्हारा जो लिमिट है वो 10,000 से बढ़ के 35,000 लिमिट हो जाती है, विच इज अंडर सेक्शन 40 कैपिटल A3। ये लिमिट तुम्हारी बढ़ के 10,000 से 35,000 हो जाती है अगर तुम इसके लिए पेमेंट कर रहे हो तो। एंड फॉर वेजेस फॉर द ड्राइवर सेंड बाय देम, इनवॉइस 3 जो है वो वेज के लिए ड्राइवर को दे रहे हो, तुम पेमेंट कर रहे हो, ड्राइवर का भाड़ा भत्ता वेजेस पे कर रहे हो, इसमें कोई ऐसा 10,000 ही इसमें लिमिट होगी। तो ऑल पेमेंट्स वर सेटल्ड बाय वे ऑफ कैश ऑन 15 मार्च को तुमने सारा पेमेंट किया इनवॉइस 1 के बारे में, और 23 मार्च का तुमने पेमेंट किया इनवॉइस 2 एंड 3 के बारे में। तो इनवॉइस 2 जो है वो तो रेंट व्हीकल वाला है, तो डेट इज 35,000 पर डे चलता है ये केस में, 35,000 पर डे ये वाला चलेगा। लेकिन चूंकि ये मोर देन 10,000 है, और ये वाले केस में 10,000 की लिमिट होगी, जो तुम सैलरी वेजेस दे रहे हो ड्राइवर को, उस केस में कहीं 35,000 की नहीं दिया हुआ है, वो तो हायरिंग या अप्लाइंग ऑफ गुड्स के लिए दे रहे हो, व्हीकल के लिए दे रहे हो, तो उस केस में ही तुम्हारी लिमिट 10 से 35 होती है। तो ये वाला रिपोर्ट होगा, प्लस ये वाला भी रिपोर्ट नहीं होगा क्योंकि इस केस में भी 35,000 की लिमिट है, तो ये रिपोर्ट नहीं होगा, ये रिपोर्ट नहीं होगा, 11,250 रिपोर्ट हो जाएगा। तो ही नीड टू रिपोर्ट, he did not report anything, गलत हो जाएगा। डिसअलाउ 17,500 and give the details of the same under clause 21, ये बिल्कुल सही लग रहा है। डिसअलाउ 18,750, सॉरी 17,500 नहीं, 11,500 वाला सही था ना, तो 11,250 एंड गिव द डिटेल्स ऑफ द सेम अंडर क्लॉज 21, ये सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन 2 में आ जाओ, व्हाट शुड बी द राइट वैल्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज रिसीवेबल्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्जर्वेशन 2 क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन 2 बोलते हैं कि ऑन 31 मार्च द कंपनी हैड टेकन इंश्योरेंस वैल्यू 1,00,000, वैल्यू इंश्योर्ड कितनी है 1,00,000 फॉर इट्स न्यू गोडाउन एंड द प्रीमियम वाज टू बी पेड ऑन द नेक्स्ट डे। हाउएवर ऑन द नाइट ऑफ 31st की नाइट को अ ह्यूज फायर एक्सीडेंट टू प्लेस एंड गुड्स वर्थ रुपीस 1.5 लाख वर लॉस। प्रीमियम अभी तक मिला नहीं है, लॉस हो गया है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल है क्या लॉस को बियर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अपन ने पढ़ा सेक्शन 64 वीबी में कि नो इंश्योरेंस कंपनी शैल बियर एनी लॉसेस और एक्सेप्ट एनी क्लेम अनलेस द इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। या तो तुमको कुछ डिपॉजिट मिल गया है, या तो फिर पर्टिकुलरली कोई गारंटी मिल चुकी है कि तुमको डिपॉजिट मिल जाएगा, यानी पैसा मिल जाएगा प्रीमियम का। तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, एंड देयरफॉर प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड एंड वी कांट एक्सेप्ट द इंश्योरेंस, वी कांट एक्सेप्ट द इंश्योरेंस क्लेम। और इस केस में द कंपनी इन्फॉर्म द इंश्योरेंस एजेंट अबाउट द इंसिडेंट एंड इंक्लूडेड द लॉस वैल्यू एज रिसीवेबल्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड वो बोल रहे कि हमको कंपनी से इंश्योरेंस मिलने वाला है क्योंकि हमने प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू हो गई थी बोल रहे। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक तुम्हारा प्रीमियम नहीं होता। सेक्शन 64 वी भी साफ साफ दिया हुआ इंश्योरेंस एक्ट में कि कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तुमको जब तक तुम्हारा प्रीमियम नहीं होता, तुम्हारा इंश्योरेंस चालू ही नहीं होता, और अगर चालू ही नहीं होता तुम्हारा क्लेम एक्सेप्ट होने की बात ही नहीं आती, जीरो अमाउंट होगा यहाँ पे। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन 3, कैन यू सजेस्ट whether Caro 2020 is applicable to the company or not and what is the reason? तो ऑब्जर्वेशन 3 में आ जाओ फटाक से, क्या बोल रहे हैं? कंपनी ने इनकट किया 40,000 टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर, ये ऑब्जर्वेशन 3 है ना, हाँ। 18,000 टू इट्स एम्प्लॉइज हु हैड इनकर्ड द एक्सपेंस ऑन एंट्रेंस फी टू पे टू बी क्लब। कौन सा ऑब्जर्वेशन से पूछ रहा है ये? ऑब्जर्वेशन 4 से पूछ रहा है, सॉरी, ऑब्जर्वेशन 4 से पूछ रहे हैं। आ जाओ ऑब्जर्वेशन 4 में, कंपनी वाज ऑपरेटिंग विद सेम शेयर कैपिटल व्हिच इट हैड इन इंसेप्शन, 95 लाख का शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले तुमको पता होगा कंपनी बोले तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, ऊपर जाके क्वेश्चन में दिख जाएगा तुमको, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कारो में एग्जेम्पशन दिया अगर तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 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 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस की लिमिट क्या बोलो, लिमिट 1 करोड़ है। 1 करोड़ लिमिट तुम्हारी उसके लिए भी है, बोरोइंग के लिए, बोरोइंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड दूसरा तुम्हारा टर्नओवर, टर्नओवर नहीं सॉरी टोटल रेवेन्यू, टर्नओवर नहीं है टोटल रेवेन्यू है, और उसके लिए लिमिट है तुम्हारी 10 करोड़। तो आओ फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी लिमिट ब्रीच हो रही है यहाँ पे। इट हैड मेड अ टर्नओवर ऑफ 158 लाख, टर्नओवर तो विद इन लिमिट है, इसलिए यहाँ पे कारो की एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं आ रही है। बोरोइंग की 58 लाख है, बोरोइंग 58 लाख है, 1 करोड़ का होना चाहिए, बोरोइंग 58 लाख है। एंड विच वॉज आफ्टर सेटलिंग अ लोन ऑफ 43 लाख टेकन ऑन सेबी
SBI ऑन 24 मार्च। तो 58 लाख प्लस 43 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग था। और मैं बता दूं तुम लोग को भी याद होगा कि बोरोइंग एज ऑन एनी डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देखना अपने को एनी डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अगर 1 करोड़ के ऊपर बोरोइंग थी तो देन इन दैट केस तुमको कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे 58 प्लस 43 तुम्हारा हो जाता है 8 3 11 और एक 111 या 101 करोड़ कुछ हो जाएगा तुम्हारा। एंड देयरफॉर 101 बोलता हूँ, 101 करोड़ नहीं 101 लाख। एंड दैट मींस 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, 1.1 सीआर हो जाएगा। एंड देयरफॉर द कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। यस द टर्नओवर, यस द बोरोइंग ऑफ द कंपनी एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट, टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड नहीं हो रही थी, पेड अप शेयर कैपिटल भी एक्सीड नहीं हो रही थी। और नो तो आंसर है ही नहीं। लास्ट दो तीन क्वेश्चन देख लो। विच अमंग द पॉइंट्स अंडर ऑब्जर्वेशन 3 शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो तुमको टैक्स ऑडिट कुछ भी याद होगा, अगर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ वीडियो अगर अभी भी नहीं देखा हो तो 2 घंटे में प्रॉपर्ली थॉरोली डीप डाउन एकदम घुस घुस के रिवाइज कराया हुआ है टैक्स ऑडिट। तो पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकते हो उसके थ्रू भी। With respect to the expenditure made by the company, the following were to be disclosed in the tax audit report, but the management did not accept the decision of the auditor. ऑडिटर का डिसीजन बोल रहा है, ऑडिटर बोल रहे हैं कि ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ये सारे डिसीजन खर्चे जो है ये आते हैं तुम्हारे 3CD में। मैनेजमेंट बोल रही कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। क्या क्या खर्चे देखो, कंपनी ने इनकर के 40,000 टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अ ब्रोक्योर पैम्पलेट पब्लिश बाय अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन पुणे। जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने पुणे ने खर्चा किया है तुम्हारा क्या एडवर्टीजमेंट वगैरह करने का, और तुमने उसको पैसा दिया एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ये तो खर्चा अलाउएबल है। कौन सा खर्चा डिसअलाउड है? 37(1)(b) में दिया हुआ है तुम्हारा कि 37(1)(b) या 37 सबसेक्शन 2 या 1 जो भी है सेक्शन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट का, बट उस सेक्शन में दिया कि अगर तुम्हारा ब्रोक्योर है पैम्पलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशन, उस टाइप का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उन केसेस में वो खर्चा डिसअलाउ होता है। तो ये खर्चा तो अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने रिम्बर्स किया हुआ है 18,000 टू इट्स एम्प्लॉइज who had incurred the expenses on entrance fee paid to club। तो ये तुम्हारा पर्टिकुलरली क्लॉज 21 में डिसअलाउ होता है। जो भी तुमने क्लब वर्ब के लिए खर्चा किया हुआ है, those are like the personal expense and those are disallowed, and therefore those has to be reported under clause 21। And lastly, company had an idle land near to one of its godown. It had employed 5 farmers to cultivate rice and had made an income of 13 lakh by selling the output. The salary paid to the 5 employees and other costs amounting to 2 lakh were debited to the profit and loss account of the company। तो भाई तुमको पता होगा कि जो आइडल लैंड है नियर टू वन ऑफ इट्स गोडाउन, इट हैड एम्प्लॉयड 5 फार्मर। फार्मर बोले तो कौन सा लैंड हो गया? बोलो बोलो, फार्मर बोले तो कौन सा लैंड हो गया? एग्रीकल्चरल लैंड। और तुमको पता होगा एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम होती है वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। और तुमको याद होगा अगर तो सेक्शन 14A बोलता है जो इनकम एग्जेम्प्ट है उससे रिलेटेड जो तुम खर्चा कर रहे हो वो खर्चा भी तुमको अलाउ नहीं होता है। एंड देयरफॉर ये जो 13 लाख का खर्चा है, द सैलरी पेड टू 5 एम्प्लॉइज और अदर कॉस्ट 2 लाख का है, जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है, ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम जब एग्जेम्प्ट है तो खर्चा भी जो तुमने किया है वो भी अलाउ नहीं होगा। एंड देयरफॉर दिस हैज टू बी अगेन रिपोर्टेड अंडर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये जरूर जरूर से रिपोर्ट हो जाएगा। तो 2 एंड 3 रिपोर्ट हो गए, फर्स्ट रिपोर्ट नहीं होगा। तो 2 एंड 3 रिपोर्ट होगा, फर्स्ट रिपोर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। डज द एक्ट ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू मेजर्स एनबी म्यूचुअल फंड लिमिटेड अट्रैक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? जो हमने फाइनेंशियल एडवाइजर बना है एनबी म्यूचुअल फंड का, उसके कारण क्या कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो रही है क्या? एंड व्हाट इज द रीजन? तो एक बार फटाक से देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू मेजर्स एनबी म्यूचुअल फंड लिमिटेड फॉर अ प्रोफेशनल फी ऑफ 1 लाख पर एनम। तुमको पता होगा कि वी आर नॉट अलाउड टू बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ एनी म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गिव एडवाइस टू देम एंड आल्सो रिसीव फीस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ये अलाउड नहीं होता है। तुम्हारा दिया हुआ है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में डिसीजन, रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, जो मैंने 15 मिनट का वीडियो डाला हुआ है जिस जहां सारे डिसीजन अपन ने प्रॉपर्ली डीप डीप में जाके घुस घुस के डिस्कस किए। उसी में से एक डिसीजन ये भी था कि तुम्हारा एनबी म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तुम फाइनेंशियल एडवाइजर अगर बन रहे हो तो उस केस में तुम उससे फी वगैरह ले रहे हो, तो दैट इज परफेक्टली नॉट अलाउड, कोई हालत से अलाउड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे मिसकंडक्ट होगा। एंड एज पर द रिसेंट डिसीजन ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई द फर्म कैन नॉट एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर अ म्यूचुअल फंड कंपनी एंड रिसीव फीस फ्रॉम देम। ये आंसर सही लग रहा है, ये आंसर होगा तुम्हारा यस 30.5 का बी। Then among the assignment 1, 2 and 3 given in the scenario which Paza and company received, जो उनको कंपनी को रिसीव हुई है, अंडरटेकिंग विच वुड हैव लेड टू द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्या क्या तुम उठाओगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। तो ये सारे कंप्लीशन ऑफ द अबव ऑडिट के बाद हमको ये सारी असाइनमेंट मिली थी, हमारे कंपनी को, ये हमारे फर्म को ये सब असाइनमेंट मिली थी, तो इनमें से कौन सा अगर हम उठाए तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा पूछ रहे। तो ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ एचएस लिमिटेड, बिल्कुल क्या दिक्कत है, इंटरनल ऑडिटर बन रहे हैं अपन एचएस लिमिटेड की, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एचएच एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी अलाउड है। तुम्हारा रिसेंट डिसीजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में साफ साफ दिया हुआ है कि इंप्लॉय प्रोविडेंट का स्टैट्यूटरी ऑडिटर तुम बन रहे हो और तुम्हारे कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हो, तो ये तुम्हारा अलाउड होता है।
and offered to be appointed as statutory auditor of YY Bank, and simultaneously they were also appointed to perform stock audit of its branch. ये अलाउड नहीं होता है। अगर तुम ऑलरेडी कोई बैंक के तुम स्टॉक ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, जिस बैंक मतलब जो बैंक ने क्लाइंट को लोन वगैरह एडवांसेस दिया होगा और वो बैंक के बिहाफ में उस पर्पस उस क्लाइंट का स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, तो तुम्हारा वो इंटरनल असाइनमेंट हो गया बैंक के साथ। और जहां बैंक के साथ इंटरनल असाइनमेंट ऑलरेडी है, तो तुम वो बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हो, वो बैंक के ब्रांच के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हो। एंड देयरफॉर यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा कि टी, 3 ओनली। बोथ 1 एंड 2 तो अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 1 भी अलाउड है, 3 ओनली होना चाहिए आंसर 30.6 का सी। राइट, नेक्स्ट केस स्टडी में आ जाओ, केस स्टडी नंबर 31। वसंत एंड कंपनी ऑडिटर है यूवी लिमिटेड के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द फॉलोइंग आर द इवेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ऊपर, इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क्ड द ऑडिटर टू सर्टिफाई द इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तुमको पता होगा इंश्योरेंस कंपनी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ाया था, और मुझे याद है मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से एम्फेसिस किया था कि पक्का पक्का इससे एमसीक्यू आ सकता है। इंश्योरेंस कंपनी के केस में तुम्हारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके अलावा कोई और एक्सटर्नल ऑडिटर से तुमको अपना इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली करवाना है ऑडिट, और उससे सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क्ड द ऑडिटर, ऑडिटर को कैसे बोल सकते हैं, ऑडिटर तो ऑलरेडी ऑडिट कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और बंदे से तुमको ऑडिट करवाना होता है अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का। तो कैन द ऑडिटर एक्सेप्ट द असाइनमेंट? नो, एज पर आईआईडीए सर्कुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हिच इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंसर्न्ड इंश्योरर, which is not auditor shall certify the investment management system and processes are in place or not। तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी तुम्हारा कुछ बाकी चीजें जो दे रहा है वो एज सच रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि रीजन दिया हुआ है साफ साफ। इंश्योरेंस कंपनी के चैप्टर में ही मैंने प्रॉपर्ली रिवाइज कराते हुए ये बहुत अच्छे से एम्फेसिस कराया था। यस तो होगा ही नहीं आंसर दोनों केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कि which among the following is not a content of the management report that is required to be prepared as per schedule A of IIDA। और ये मैंने स्क्रीनशॉट फोटो भेजा हुआ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी, ये एमसीक्यू हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, और इफ नॉट एमसीक्यू देन पर्टिकुलरली 4-5 नंबर के लिए तुमको पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है उसके सारे कंटेंट वाइज बताओ हमको एज पर शेड्यूल ए ऑफ IRDA। तो ये बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लेना, ये कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट, और यहाँ पे तुमको दिख जाएगा आंसर। थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है कि कौन कौन सा कंटेंट नहीं है इसमें, और तुमको यहाँ पे दिख जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ द क्वांटम ऑफ री इंश्योरेंस बिजनेस। ये तुम्हारा कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। बाकी तुम्हारा अभी भी जो तुमने इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है कि नहीं ये दिख जाएगा। तुमने जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ड्यू पटाने थे वो तुमने पटाया या नहीं, ये मैनेजमेंट रिपोर्ट मैनेजमेंट सर्टिफाई करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न ट्रांसफर दिखाएगी, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट की है मैनेजमेंट ने और कैसे मिटिगेट किया गया है रिस्क को, ये सब बताएगी। ऑपरेशन इन अदर कंट्री कहाँ कहाँ पे बताएगी, क्या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट बाहर किया है क्या आउटसाइड का, फंड ऑफ द पॉलिसी होल्डर का जो फंड है उसको क्या आउटसाइड इन्वेस्टमेंट किया है क्या, और अगर किया है तो क्या। यानी पहली बात तो ये अलाउड नहीं होता है, मैनेजमेंट हैज नॉट इन्वेस्टेड तुमको डिक्लेयर करना होता है। और दूसरी सर्टिफिकेशन दैट नो पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड हैज बीन अप्लाइड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। तो ये मैंने प्रॉपर्ली याद कराया हुआ एक फ्लो वाइज रिवीजन लेक्चर में तुमको मिल जाएगा, और इसी में तुमको दिख जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए, ये तुमको याद होना चाहिए। बिकॉज हो सकता है यहाँ एमसीक्यू में आया हुआ है तो 4 नंबर के लिए तुमको थ्योरी पार्ट में पूछ ले अगर एमसीक्यू में नहीं हो रहा है, और ऐसा होता है जनरली। जो 4 नंबर का थ्योरी है वो एमसीक्यू में दिखेगा तुमको एग्जाम में, और जो एमसीक्यू केस बुकलेट है और एमसीक्यू ऊपर वाले 125 एमसीक्यू वो सारे तुमको हो सकते हैं कुछ ना कुछ एक आधा मिल जाए 4 नंबर के लिए थ्योरी पार्ट में भी। राइट, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं कि ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन फाइंड्स दैट एन अमाउंट हैज बीन रिफंडेड टू वन ऑफ द इंश्योर्ड क्लाइंट ड्यू टू फ्री लुक कैंसिलेशन। फ्री लुक कैंसिलेशन हुआ है यहाँ पे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटर्न्ड बाय द इंश्योर्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंश्योर्ड इंश्योरेंस रिसीव्ड। 15 दिन के अंदर अंदर तुमको टाइम रहता है, वैसे भी हमने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है बढ़िया बढ़िया। ये वाला तो तुमको याद होगा ही, क्योंकि फ्री लुक कैंसिलेशन अभी अभी एग्जाम में आया हुआ है, सिंपल सा May 22 में ही एग्जाम में आया हुआ है। और यही तो मैं समझा रहा था तुमको अभी अभी जस्ट जो मैंने बोला कि जो एमसीक्यू में आता है वो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी दिख जाए। और देख लो फ्री लुक कैंसिलेशन यहाँ पे दिखा हुआ है, और एग्जाम में आ गया था May 22 में 4 या 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है फ्री लुक कैंसिलेशन, बहुत सिंपल सा। राइट, तो 15 दिन के अंदर अंदर तुमको कराना होता है कैंसिल, अगर तुम पॉलिसी के कुछ कंडीशन से टर्म से एग्री नहीं करते हो जो तुमको बताया गया था और जो पॉलिसी के एग्रीमेंट में लिख के आया हुआ है तभी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने रिटेन किया मेडिकल चार्जेस, हाँ मेडिकल चार्जेस और तुम्हारा प्रपोर्शनेट रिस्क प्रीमियम, 15 दिन का रिस्क प्रीमियम काट के तुमको रिफंड कर दिया जाता है, और तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी काटते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस का कुछ मेंशन किया नहीं है आईसीए के मॉड्यूल में, बट मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस जो तुम्हारा हुआ था, मेडिकल चार्जेस वगैरह जितने भी लगे थे, प्लस प्रपोर्शनेट 15 दिन का जितना रिस्क प्रीमियम बन रहा है तुम्हारा प्रीमियम अमाउंट वो कटेगा, और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जनरली कटता है। ये 3 चीजें कटने के बाद तुमको मिल जाती है रिफंड अमाउंट ऑन फ्री लुक कैंसिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही हुआ है, कुछ गलती नहीं है यहाँ पे। तो द ऑडिटर हैज वेरीफाइड द अमाउंट रिफंडेड अंडर फ्री लुक कैंसिलेशन इज द
द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी करेक्ट? यस, परफेक्ट है। द अमाउंट इज रिफंडेड करेक्टली, हाउएवर द मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड कैन नॉट बी। तो ये गलत बोल रहा है कि मेडिकल एक्सपेंस रिकवर रिफंड करने के पहले काट नहीं सकते बोल रहा है। ये बोल रहा है कि प्रोसेस ही गलत है, तो आंसर ही गलत हो जाएगा। यस, द प्रोसीजर फॉलोड बाय द कंपनी ऑफ द रिफंडिंग द अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग मेडिकल एक्सपेंसेस एंड प्रोपोर्शनल रिस्क प्रीमियम इज इन ऑर्डर, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा 31.4, क्वेश्चन नंबर 4 किसके ऊपर है? ये रहा कि the insurance company is also involved in the reinsurance. The insurance company is into a reinsurance whereby their contract relates to one पर्टिकुलर रिस्क, सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी रिस्क को हम री इंश्योर करवा रहे हैं। तो तुमको मैंने बहुत बार बता चुका है अब तो कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिस्क को तुम ट्रांसफर कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड अ फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस कंपनी, या सॉरी फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, दैट इज अ फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस बिजनेस that is being reinsured. Last question, question number 5 बोलते हैं कि meanwhile a charge has been raised against the auditor for false statement in the prospectus. false statement किया गया था prospectus में and a charge was created against him. The party had relied on the statement and invested in the insurance company and had faced some damages due to growing losses of the insurance company. तो जिन पार्टी ने रिलाई किया था स्टेटमेंट पे और इन्वेस्ट कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी पे, उनको डैमेज हुआ है, लॉस इनकर हुआ है ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ऑडिटर क्या बोलना चाह रहा है भैया? ऑडिटर बोल रहा है कि मेरा जो असिस्टेंट है ना, मेरा आर्टिकल असिस्टेंट नालायक, जो आता है 12 बजे और चले जाता है 5 बजे, मतलब कुछ है ही नहीं काम का, तो हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, मेरा जो आर्टिकल असिस्टेंट है ना, उसने वेरीफाई किया था प्रोस्पेक्टस का पूरे कंटेंट, मैंने नहीं वेरीफाई किए थे, मेरा आर्टिकल ने वेरीफाई किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं कि ऑडिटर कैन नॉट होल्ड द असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसस्टेटमेंट ऑकर्ड सोनली बिकॉज ही हैज वेरीफाइड द सेम। Which among the following reasons substantiate the auditor's liability the best? तो auditor की क्या liability आएगी? Auditor should not delegate prospectus verification to assistants and he should directly verify the same and satisfy himself on the statements made thereunder. Auditor who does not personally supervise into the accounts but merely delegate it to his assistants cannot be said to be acting with the due skill and care. ये सही लग रहा है थोड़ा तो। As per Council General Guideline, any work that may give rise to a civil and criminal liability should be delegated only to qualified assistant. ये बोल रहा है कि मेरी कोई liability अगर जहाँ पे आ सकती है तो मैं किसी को भी नहीं दे सकता, मैं सिर्फ क्वालिफाइड असिस्टेंट को ही दे सकता हूँ। कुछ भी कुछ टाइम पास मचा रहे। एंड नन ऑफ द अबव बोल रहा है यहाँ पे रिसेंट केस लॉ स्टेट दैट ऑडिटर कैन एस्केप फ्रॉम द पर्सनल लायबिलिटी ओइंग टू द मिसकंडक्ट ऑफ असिस्टेंट। जहाँ पे मेरा आर्टिकल असिस्टेंट ने अगर गलती की है तो रिसेंट कोई तो भी डिसीजन लिया आईसीआई ने जहाँ पे मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो ये सब टाइम पास मचा रहे यहाँ पे। मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए तुम्हारा ऑप्शन बी कि जहाँ पर्सनली सुपरवाइज मुझे करना चाहिए था बट मैंने अगर असिस्टेंट को डेलीगेट किया है तो मैं ड्यू स्किल और केयर में काम नहीं कर रहा हूँ एंड देयरफॉर आई शुड बी हेल्ड गिल्टी अंडर शेड्यूल 2 पार्ट 1 एंड क्लॉज 7। शेड्यूल 2 पार्ट 1 क्लॉज 7 में मुझे जीपीएम होना चाहिए, राइट। लास्ट केस स्टडी में आ जाते हैं इस वीडियो के, केस स्टडी नंबर 32। केस स्टडी नंबर 32 में आ जाओ एंड सबसे पहले बोलते हैं इज द कंट्रोल डिजाइन प्रॉपर्ली अप्रोप्रिएटली, कंट्रोल डिजाइन है क्या? तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि देखो तुमको पता होगा, हम लोग जैसे तुमको नहीं पता होगा एग्जैक्टली बट जैसे इंटरनल कंट्रोल्स का तुमने अगर आईसीएफआर चेकिंग किया होगा या पूरा का पूरा रिस्क असेसमेंट कंट्रोल मैट्रिसेस होते हैं, तो उसमें मेन चीज होती है डीएनडी चेक करना। डीएनडी बोले तो डी से होता है तुम्हारा डिजाइन, डिजाइन चेक करना और इफेक्टिवनेस देखना। डिजाइन और इफेक्टिवनेस में बहुत फर्क होता है। डिजाइन इन द सेंस वेदर द कंट्रोल्स आर एडिक्वेट इनफ टू मिटिगेट द रिस्क, क्या जो रिस्क है उसके लिए जो हमने कंट्रोल लगाया है वो कंट्रोल वो रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे ना। कंट्रोल डिजाइन प्रॉपर्ली है ना, अगर डिजाइन ही गलत है तो रिस्क को मिटिगेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंट्रोल डिजाइन प्रॉपर्ली है, कंट्रोल डिजाइन प्रॉपर्ली है, डी सही है, लेकिन इफेक्टिवनेस गलत हो गई, मतलब इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो इफेक्टिवनेस कहां से आएगी? तो ये चेक किया जाता है डीएनडी, जिसको हम बोलते हैं, हम लोग जब ओई टेस्टिंग करते थे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और टेस्टिंग की जो होती है हमारी, हम लोग एलएनटी में टेस्ट करते थे, तो उस केस में हम डीएनडी को भी चेक करते थे, दैट इज डिजाइन कैसा है कंट्रोल का, whether it will be able to mitigate the risk, and डिजाइन भी अच्छा है लेकिन क्या वो प्रॉपर्ली इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है? इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है तो फिर ई भी वेरीफाई हो जाएगा। डी ई दोनों के दोनों सही होने चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे क्वेश्चन में while understanding the controls established by the management in the revenue process, जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल को, रेवेन्यू प्रोसेस को पता है, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला है आधा मिनट का, ओटीसी प्रोसेस बोलते हैं इसको, ऑर्डर टू कैश। तो ये प्रोसेस तुम देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, ऑर्डर टू कैश यश चांडक, जहां पे तुम्हारा चैप्टर 4 ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में एक चार्ट टाइप का दिया भी है, हो सकता है 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए, और मोस्टली 99% जनता मुझे पता है कि ये नहीं करके जाती है। चैप्टर 4 में ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में दिया हुआ है ऑर्डर टू कैश प्रोसेस और एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है, कोई भरोसा नहीं आईसीआई का। चैप्टर 4 में बहुत अब गिने चुने क्वेश्चन बचे जो अभी तक नहीं पूछी आईसीआई ने, एंड मे बी ओटीसी पूछ ले, तो बिल्कुल एक बार देख के थॉरोली दिमाग में तो बैठा ही लेना। तो रेवेन्यू प्रोसेस का जब हम इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग वॉक थ्रू कर रहे थे, तो ऑडिट टीम ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन रिव्यू कंट्रोल wherein 20 executives had to prepare the sales invoice,
एंड मिस्टर दर्शन जो सेल्स मैनेजर है had to review and authorize all the invoice. मतलब 20 लोग मेरे अंदर इनवॉइस बनाते हैं और सबके सब इनवॉइस मेरे को देते हैं और मैं सबको ऑथराइज साइन करता हूँ, मैं सबको रिव्यू करता हूँ, ऑथराइज करता हूँ। क्या मेरे अंदर इतनी औकात है कि मैं 20 लोगों के जितने इनवॉइस बने फिर मैं उनको चेक करूँ, फिर ऑथराइज करूँ, फिर चेक करूँ, इनवॉइस करूँ? कितने सारे होंगे? अगर एक एक जन 100 इनवॉइस भी कर रहे हैं तो मेरे पास तो 20,000 यानी 2,000 इनवॉइस आ गए एक दिन के अंदर अंदर। तो यही बोल रहे कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन मेनी ओकेशन द दर्शन यानी मिस्टर दर्शन हैड मोर देन 1000 इनवॉइस टू ऑथराइज इन अ सिंगल डे। 1000 से भी कई बार ज्यादा इनवॉइस हो जाते थे मुझे ऑथराइज करने के लिए सिंगल डे में। इतना ज्यादा मैं, आई एम नॉट अ machine, I am a human, right? So further he has frequently asked to senior most executive to review pending invoices and he was relied on them by directly giving his authorization on the invoice. It was observed that Mr. Darshan did not take any leave during the entire year. कोई छुट्टी नहीं मारी उसने. It's not observed that Mr. Darshan performed bonus was, ये देखो इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस बोनस वाज लिंक्ड विद नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऑथराइज्ड बाय हिम। मतलब जितना इनवॉइस को तुम ऑथराइज करोगे, साइन करोगे, उतना ज्यादा तुमको बोनस मिलेगा। दिवाली बोनस की बात हो रही है यहाँ पे, दिवाली बोनस तुमको मिलते जाएगा। आज के दिन तो उनको बोनस बहुत अच्छे से भर भर के बोनस मिल रहा होगा किसको? अपने सेल्स मैनेजर मिस्टर दर्शन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना तुम इनवॉइस को ऑथराइज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बोनस बढ़ते जाएगा। ये कहाँ का कंट्रोल है? ये कौन सा कंट्रोल है? तो वो तो अपना फटाफट करते ही जाएगा ऑथराइज फिर तो, राइट? इन एडिशन मिस्टर दर्शन वाज द सोल अथॉरिटी टू अप्रूव द सेल्स कमीशन एंड सेल्स डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट को और जो सेल्स कमीशन देने वाले हम, ये दोनों को अप्रूव वही कर रहे हैं। एसओडी नहीं है प्रॉपर्ली, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जहां होनी चाहिए थी वहां सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल डिजाइन ही गलत है, डिजाइन ही गलत है, क्योंकि एसओडी होनी चाहिए दोनों के बीच में। सेल्स कमीशन जो चीज जन कर रहा है वो सेल्स डिस्काउंट को कैसे कर सकता है? तो इज द कंट्रोल डिजाइन अप्रोप्रिएटली? क्या डिजाइनिंग सही है क्या? नो, बिकॉज देर आर इरेगुलरिटीज अमाउंटिंग टू 4 करोड़। 4 करोड़ की इरेगुलरिटी पाई गई थी, बाद में अपन पढ़ेंगे। तो भाई 4 करोड़ की इरेगुलरिटी पाई गई, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये अपन ये रीजन ये नहीं बोल सकते कि ये डिजाइन गलत है, राइट? डिजाइन गलत है इन द सेंस कि डिजाइनिंग गलत क्या, उसका रीजन क्या है? 4 करोड़ की गलती इसलिए भी हो सकती है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कंट्रोल वाज नॉट इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली। इफेक्टिवनेस में डाउट आ सकता है, बट वेदर इट वाज डिजाइन करेक्टली और नॉट, उसके लिए तो हमको ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। जैसे आज ये परफॉर्मेंस बोनस इज लिंक्ड विद नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऑथराइज्ड, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये डिजाइन ही गलत है। जहां पे तुम परफॉर्मेंस बोनस दे रहे हो उसको बेस्ड ऑन इनवॉइस ऑथराइज, तो डिजाइन कंट्रोल का जो डिजाइन है कि ये तुम कंट्रोल, भाई कंट्रोल क्या लगा है कि जो ऑथराइज कर रहे हो उतना ज्यादा इनवॉइसेस, उसको इनवॉइस का ऑथराइजेशन दिया है, कंट्रोल है ये, बट दैट इज अगेन इंसेंटिव फॉर हिम टू ऑथराइज मोर एंड मोर इनवॉइसेस, राइट? तो कंट्रोल डिजाइन में फ्लॉ है यहाँ पे बी पॉइंट में। नो, बिकॉज देर आर नो लीव टेकन, ये गलत बोल रहे हैं। यस, रिव्यू कंट्रोल इज डिजाइन अप्रोप्रिएटली, ये बोल रहे डिजाइन प्रॉपर्ली हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा तुम्हारा बी। नेक्स्ट बोल रहे कंट्रोल इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली है क्या? तो इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या हुआ था। ये बोल रहे कि ऑडिट टीम है सेट 30 करोड़ एज मटेरियलिटी बेस्ड ऑन 1% टर्नओवर, और उस केसेस में ये हमने फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला के बेसिस में हमने देखा, चेक किया, तो हमको इरेगुलरिटी मिली 20 इनवॉइसेस में अमाउंटिंग टू 4 करोड़ की। 4 करोड़ की इरेगुलरिटी फ्रॉड टाइप का कुछ मिला। हमने जब ये फॉर्मूला लगाया तो हमको 30 सैंपल मिले, 30 सैंपल में से 20 सैंपल में से इरेगुलरिटी मिली, और वो 20 सैंपल का अमाउंट है 4 करोड़। 20 सैंपल का अमाउंट है 4 करोड़। तो इज द कंट्रोल इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली? नो, बिकॉज मिस्टर दर्शन डेलीगेट्स हिज वर्क ऑफ रिव्यू टू अदर एग्जीक्यूटिव हु आर सीनियर इन एक्सपीरियंस। तो तुमने इंप्लीमेंट किया क्या इफेक्टिवली? यहाँ पे ऊपर में हमने पढ़ा था कि ये ना अपना काम ना 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देता कि भैया 1000 इनवॉइस, तुमको मजाक लग रहा है 1000 इनवॉइस में ऑथराइज करूंगा, इससे अच्छा तुम दोनों लो 500 इनवॉइस पकड़ो और मैं बचा हुआ 500 वगैरह मैं देख लूंगा, 200 250 मैं देख लूंगा, तुम लोग 500 फटाफट ऑथराइज करते जाओ। तो ऑथराइजेशन जिसको दी गई है वो ऑथराइज नहीं कर रहा है, वो अपना और डेलीगेट कर दिया है। तो वेदर दिस इज लाइक अ डिजाइन में फ्लॉ है कि इफेक्टिवनेस में फ्लॉ है? नो, बिकॉज मिस्टर दर्शन इज हेवीली बर्डन विथ एक्सेसिव वर्क। ये बोल रहे बहुत ज्यादा काम में उसको इन्वॉल्व है, तो ये डिजाइन में दिक्कत है, डिजाइन में दिक्कत है, इफेक्टिवनेस में कोई दिक्कत नहीं। नो, बिकॉज मिस्टर दर्शन इज ऑथराइज टू फाइनलाइज सेल्स कमीशन एंड सेल्स डिस्काउंट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है? यही जो मैं बता रहा था तुमको कि सेल्स डिस्काउंट और सेल्स कमीशन में एसओडी नहीं है, डिजाइन प्रॉपर्ली नहीं है, डिजाइन प्रॉपर्ली नहीं है। ये रीजन सही है लेकिन ये डिजाइन गलत है, डिजाइन इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन गलत है, उसका रीजन है। इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली और नॉट, उसका रीजन क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ए, कि बिकॉज उसने इंप्लीमेंट ही नहीं किया ना, उसको जो काम दिया गया था उसने इंप्लीमेंट करते करते क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया। देयर इज अ फ्लॉ इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। मैं यही समझा रहा हूं तुमको, डिजाइन अलग, इंप्लीमेंटेशन अलग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इंप्लीमेंट का कारण क्या है? ए, नॉट बी,
हेवीली बर्डन है तो भैया उसको कंट्रोल में उसको शामिल नहीं करना चाहिए था, दैट इज अगेन अ डिजाइन फ्लॉ। यहाँ पे भी डिजाइन का फ्लॉ है ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर डी तो यस बोल रहे हैं, एनीवे गलत है वो तो। इन द अबव केस टू हुम शुड मिसेस ब्राइट मून एलएलपी रिपोर्ट फर्स्ट, तो 4 करोड़ का फ्रॉड मिला है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग किसको होती है, बोर्ड या टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्टिंग होती है, एंड देन पर्टिकुलरली उनसे रिप्लाई माना जाता है। 2 दिन के बाद हमको उसको 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन में रिप्लाई आया तो ठीक, और वो पर्टिकुलरली तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है 143 सबसेक्शन 12 में, देन हम सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। बट इन दिस केस सबसे पहले किसको रिपोर्ट होगी पूछा है, सबसे पहले तो सबसे पहले तो भैया टीसीडब्ल्यूजी को होगी, ना आरओसी को, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना शेयर होल्डर को, राइट। सिंपल से क्वेश्चन है, हाउ सैंपल्स आर टू बी सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ये जो सैंपलिंग हो रही है ये इस फॉर्मूला के बेसिस में हो रही है, ये जो सैंपलिंग हो रही है ये इस फॉर्मूला के बेसिस में हो रही है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। तो ये फॉर्मूला में तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लेजर बैलेंस मान लो है तुम्हारा 3,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का लेजर बैलेंस है, और मर्टिलिटी तुमने डिसाइड की है 30 करोड़ की, 30 करोड़ की मर्टिलिटी तुमने डिसाइड की है, और इंटू 365 तो तुम्हारे नंबर ऑफ डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो यहाँ पे ये जो 100 है ये किस हिसाब से 100 किया होगा, सोचो एक बार, ये जो 100 है ये एक बार किस हिसाब से किया होगा, तो ये 100 उस हिसाब से किया होगा कि भैया कंट्रोल कितने बार कितने फ्रीक्वेंटली कंट्रोल ऑकर होते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल समझ लो कि ये एक रिव्यू कंट्रोल है, कि ये जो होगा हम उसको क्वार्टरली रिव्यू करेंगे, तो हर 90 दिन में ये कंट्रोल आ रहा है, हर 90 दिन बाद ये रिव्यू किया जाता है, डेट कंट्रोल इज इंप्लीमेंटेड हर 90 दिन बाद, डेट मींस फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस में हम सैंपलिंग निकाल रहे हैं कि ये कंट्रोल अगर इतना बार लगता है 365 दिन में से 100 दिन के बाद लगता है, समझ लो लेजर बैलेंस इतना है, मर्टिलिटी लेवल इतना है, तो हमको 30 सैंपल यहाँ पे निकालना चाहिए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला के बेसिस में तुम्हारा 30 सैंपल अगर आ रहा होगा आंसर, डेट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये 100 में है ना। देखो 365 डेज तो नॉर्मल है, 365 डेज तुम्हारा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है, 30 तुम्हारा मर्टिलिटी लेवल है, मर्टिलिटी के बेसिस में, ऑफ कोर्स मर्टिलिटी के बेसिस में ही सैंपलिंग होती है। ये कोई अलग से ऐसा नहीं है कि सैंपलिंग इज डन ओनली एंड ओनली बिकॉज ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ मर्टिलिटी, मतलब मर्टिलिटी को देखते हुए ही सैंपलिंग की, ऐसा नहीं है। सैंपलिंग तो हमेशा मर्टिलिटी लेवल के ऊपर जो है उनका हम ऐसा ही करेंगे कि सैंपलिंग के टाइम मर्टिलिटी लेवल को ध्यान तो रखेंगे ही रखेंगे। तो मर्टिलिटी तो एनीवे आना ही है, लेजर बैलेंस आना ही है, मेन इंपॉर्टेंट अलग से क्या दिख रहा है तुमको, 100 अलग से दिख रहा है, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फ्रीक्वेंसी अलग है। तुमको मैंने बताया हुआ ये समझाया हुआ भी, ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का, एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करेगा ऑडिटर, तो फ्रीक्वेंसी देखेगा कि ये कंट्रोल कितना फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम देखेगा कितने पीरियड तक ये कंट्रोल लगता है, रेट ऑफ डेविएशन क्या ज्यादातर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है कंट्रोल से, एंड रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी कितनी है। तो ये तुम्हारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है जो अभी मैंने बताया, जस्ट 4 नंबर के लिए जो क्वेश्चन है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तुमको पता है ना एनटीई होता है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीजर। तो सिमिलरली जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है दैट इज आल्सो एन ऑडिट प्रोसीजर, तो उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तीनों अलग अलग है। तो एक्सटेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करेगा ये, जैसे कि लेंथ ऑफ टाइम कितने टाइम तक है, रेट ऑफ डेविएशन कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन तुम सोच रहे हो कंट्रोल से, एंड रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, इसलिए यहाँ पे सैम्पलिंग बेस्ड ऑन मर्टिलिटी नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। मर्टिलिटी तो मैंने बताया ना, मर्टिलिटी तो इनहेरेंट है ही है इन्वॉल्व, उसके अलग कारण अलग से नहीं हो रहा है, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग बेसिस नहीं चल रही यहाँ पे, तुम ज्यादा वेटेड वगैरह नहीं कर रहे हो कुछ यहाँ पे, वेटेड एवरेज एंड सैम्पलिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं किया कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट ज्यादा है इसलिए इसको ज्यादा उठा रहे, ऐसा कुछ भी तुमको नहीं दिखा होगा फॉर्मूला में। और लास्टली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी मैंने समझा दिया कि क्यों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा आंसर में, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, इन द करेंट सिनेरियो हाउ शुड मेजर्स ब्राइट मून एलएलपी रिपोर्ट, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए भाई। तुमको दिख गया होगा आईसीएफआर के डिजाइन में ही गलती है, इफेक्टिवनेस में भी गलती है, मतलब कंट्रोल तो साफ साफ गलत है, कंट्रोल तो गलत है ही है, और उसके कारण तुमको मिल भी गया है फ्रॉड या उस प्रकार का कुछ 4 करोड़ के ऊपर का एरर तुमको मिल चुका है। दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां मटेरियली मिसस्टेटेड हो गए तो तुम्हारी मेन रिपोर्ट तो क्वालिफाई होगी होगी, प्लस तुम्हारी आईसीएफआर रिपोर्ट भी क्वालिफाई होगी, बिकॉज योर कंट्रोल्स आर नॉट डिजाइंड एंड इफेक्टिवली प्रॉपर्ली। ओई टेस्टिंग में पता चल गया कि योर कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड नेदर दोज आर डिजाइंड प्रॉपर्ली। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी है तुमको, बोथ मेन रिपोर्ट एंड आईसीएफआर में। क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, तीनों आंसर गलत है। तो यहाँ पे अपना हो जाता है केस स्टडी नंबर 29, 30, 31, 32। रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, एंड
बट आई थिंक कि बाकी के थोड़े बहुत जितने भी क्वेश्चन बचे बचे 4 5 8 केस स्टडी बचे, यू कैन डू बाई योर सेल्फ। आई विल बी अगेन कमिंग आउट विद द नेक्स्ट वीडियो। अगर तब तक थोड़ा लेट हो गया तो डोंट वेट, तुम लोग कूद जाओ, सीधा सीधा कूद जाओ। एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जहां पे तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो फॉर एनी डाउट इन केस यू आर इनकर। टेलीग्राम चैनल पे डाउट डाल सकते हो, टेलीग्राम चैनल का सेम एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन करके भी कोई डाउट पूछना है तो आपस में डाउट डिस्कस कर सकते हो। इन एनी केस अगर कोई डाउट का आंसर नहीं भी कर रहे तो आई एम ऑलवेज राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। दिवाली मनाओ हंसी खुशी। एक बात ध्यान से रखना सुनना कि 1 2 घंटा अलग से निकाल के रखना शाम को पूजा और मिलन वगैरह के लिए जितना भी हो, और उसके अलावा फिर वापस से बैठ जाना। दिवाली हो गई तुम्हारी, इस दिवाली में खुशी खुशी सब्जेक्ट्स के साथ हम दिवाली मनाएंगे, राइट। बाय बाय।